गठबंधन, निर्दलीय, नहीं भाई साहब कांग्रेस, भाई साहब बीजेपी, भाई साहब मान जो कांग्रेस, अरे भाई साहब कति मानने पड़े बीजेपी, भाई साहब हालात काफी मतलब खस्ता हो लिए हैं। कांग्रेस निर्दलीय, नहीं भाई साहब गठबंधन, गठबंधन का तो भाई साहब टूट जाएगा गठबंधन। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भैया हैं आपके अपने। सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और साथ में है संसार क्रांति। क्रांति संस्कार तो रहे कोलिंग भ्राता जी, संसार क्रांति। हाँ। ये संस्कार से ही संसार है और संसार से ही संस्कार है, सारी चीजें तो साथ साथ चलती है। और राज भाई आज की रात कयामत की रात, अरन्यू का आग्रह एक ही रात में न्यू आंकड़े कांकड़े कुकर बदल जाए हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि ये जो समय है ना, अब ये घंटे और जो मिनट है, अब समझो धर्मू भाई जो धुक लग रही है ना, ये जो सारे के सारे खड़े थे चुनाव के मैदान में, तो अब आप समझ लो ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पहुंच गई है। और वो नहीं है सबसे बड़ा सवाल कि बादशाहपुर का कौन बनेगा बादशाह, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा, और इस बड़ी विधानसभा से लेकर हरियाणा की जो सबसे छोटी विधानसभा है और इसके अलावा तमाम जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण विधानसभा है उसके सारे आंकड़े और कांकड़े आज हम पर भारी पड़ेंगे, इस पर भारी पड़ेंगे। और एक दमदार जो सर्वे है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि इन तमाम विधानसभाओं में कौन किस पर सबसे ज्यादा भारी है, और उसके बाद आपने तय करना है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी बन रही है सरकार। भाई साहब वो संसार क्रांति की पूरी टीम ने और रिपोर्टर जी की पूरी टीम ने मिलकर सारे आंकड़े और कांकड़े इकट्ठे करे और आज आप बता दिया। बिल्कुल बता देते हैं। नहीं सुनो बहुत राज की बात है भाई, तारती हम बताने लग रहे हैं। रिपोर्टर जी की टीम और संसार क्रांति की टीम ने साझा मिशन कराया पूरे हरियाणा से, यानी कि बादशाहपुर से लेके नारनौल जो सबसे छोटी विधानसभा है ओड़ा तक के सारे आंकड़े और कांकड़े इकट्ठे करे हैं, और वो रिपोर्ट लिखकर के आएगी, हमारा दौरा है। और उसमें रिपोर्ट में ये बात लिखकर के आई कि जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। भाई साहब कितनी बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात, बड़ा खुलासा है, बड़ा खुलासा, जिसको बहुमत मिलेगा बिग ब्रेकिंग बनेगी। और इस टाइम की बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव न्यूज है। आमतौर पर आप टीवी पर अक्सर देखते थे बिग ब्रेकिंग, और अक्सर मैं भी लेकर आता था इस तरह की बिग ब्रेकिंग, और आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं संसार क्रांति और रिपोर्टर जी। तो बादशाहपुर, सबसे पहले जो बादशाहपुर का जो ताज है रिपोर्टर जी, उनका देवी और सजनों, इस वक्त का बड़ा सवाल 9 करोड़ से 100 करोड़ का सवाल हो गया है। अब बताइए बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा। बिल्कुल इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा धर्म भाई वोट है यहाँ पर, और हरियाणा की इसीलिए सबसे बड़ी विधानसभा, और सबसे बड़ा जो पसीना निकाला ना उम्मीदवारों का इसी विधानसभा में निकला, क्योंकि इतना गोल गोल ये विधानसभा घुमाती है ना, एक छोर से दूसरे छोर को पकड़ना समझना भारी हो जाता है। एक किस्सा बताता हूँ उसका। पिछली बार जब 2019 में चुनाव थे, क्योंकि गुरुग्राम जिले की ही विधानसभा है, तो गुड़गांव और बादशाहपुर सारी सटी हुई है खास तौर पे। तो गुड़गांव में जब बीजेपी के उम्मीदवार थे वो अपना चुनाव प्रचार बादशाहपुर की एक विधानसभा में कराए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये गुड़गांव विधानसभा या बादशाहपुर। कांद का कांद लग रहा जो कर शोर तो स्टांग का लग रही हो और पट्टी स्टांग का। हाँ, तो वो हुआ है, और बादशाहपुर विधानसभा ने खूब छकाया है इस बार के उम्मीदवारों को। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार बादशाहपुर में जिस तरह की टक्कर देखने को मिली है। एक युवा चेहरा है वर्धन यादव, जिसको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल बीजेपी ने पिछली बार 2019 में टिकट काट दी थी, कैबिनेट मंत्री पूर्व में रहे राव नरबीर सिंह, लेकिन इस बार फिर से भरोसा जताया। धमकी देकर न्यूज सुनने में भी आ रही है कि राव नरबीर सिंह बिल्कुल डंके की चोट पे और छाती ठोक के टिकट लेकर आए हैं, क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे थे, लोकसभा का गणित विज्ञान में जिक्र चल रहे हैं राव नरबीर सिंह के। कभी थोड़ा सा इशारा कराया था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और सारा का सारा सिस्टम सारा नहीं। देखिए ये बड़ी खास बात है कि जो ये टिकट आई राव नरबीर की, एक बार के लिए इस तरह की स्थिति बनी थी जी, और बिल्कुल ठीक एकदम डंके की चोट पर और धमका के लेकर आए, साफ कह दिया था चुनाव तो मैं भाई लड़ रहा हूँ, और या तो कांग्रेस से लड़ूंगा या निर्दलीय निर्दलीय भी कह दिया था। और जब लेकर आए, देखिए जो फोटो आई थी ना वो अमित शाह के साथ उनके
ड्राइंग रूम में बैठकर बिल्कुल उस फोटो ने पूरा का पूरा खलबली। सियासी अहीरवाल का खास तौर से बिल्कुल वो पूरा का पूरा हिला दिया था। और अमित शाह ने जो रैली किया कर उसमें साफ कहा कि मेरे मित्र राव नरबीर सिंह, आप यहां समझिए क्या एक नया संदेश जो है बीजेपी यहां पर अहीरवाल में दे रही है जी। क्या यहां राव इंद्रजीत सिंह का कद जो है छोटा करने के लिए अब इनको बढ़ाने की तरफ जा रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में खास हो जाता है और इसलिए ये बादशाहपुर का मुकाबला भी बड़ा कैड़ा और बड़ा दिलचस्प है। अच्छा रिपोर्टर जी, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था भाई, जैसे कुमुदनी राकेश दौलताबाद की बात करें तो उसका भी चुनाव प्रचार जबरदस्त चल रहा है। कई सारे जो गांव हैं, क्योंकि मतलब जाट बहुल्य इलाका है, जाट मतदाता जो है वो खुल करके राकेश दौलताबाद, जिन्होंने कई 100 एकड़ जमीन थी जो कि जल भराव की वजह से दिक्कत में आ रही थी, उसके ऊपर काम करने की बात निकल के आ रही है राकेश दौलताबाद की तरफ से। इसी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो कुमुदनी दौलताबाद लेने जा रही है। चलिए, आपने जब बादशाहपुर का जिक्र कर ही दिया तो एक बार ये आंकड़े और काकड़े भी ये कहाँ छुपा के रखा था आपने? ये कहाँ से निकाल दिया? ये सब गुप्त खजाने से निकली हुई हीरे मोती हैं। तो ये जो जिस जातिगत समीकरण की बात कर रहे थे धर्म भाई, तो ये वो जातिगत समीकरण है बादशाहपुर सीट का। बादशाहपुर सीट पर 5,17,942 वोट है। इतना बड़ा आंकड़ा है, इतना बड़ा। और यही डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है। बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, इसमें यादव वोट है 1,12,390, जो सबसे बड़ा नंबर है। बिल्कुल। अब लेकिन बात यह है कि राव नरबीर इसमें से कितना अपने हिस्से में ले जाएंगे, कितना वर्धन यादव जो है सेंधमारी इसमें कर लेंगे। अब इसके बाद आता है दलित वोट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है। लेकिन एक चीज यहाँ गौर करने वाली है कि जाट और दलित को लेकर खास तौर से कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि ये तो एक तरफा हमारी तरफ शिफ्ट कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन शहरी जो इलाके हैं वहां पर जाट वोटर और दलित वोटर पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहा है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ का माहौल और यहाँ का मिजाज एकदम से अलग है। बिल्कुल अलग है। और एक बात और है राज भाई, जैसे ये जो वोट बैंक है ब्राह्मण 46,384 और सैनी वोट बैंक है 19,213 प्लस। देखिए भाई, काटा ना समझ ले, ये प्लस है, ये प्लस है। अच्छा, दूसरा फिर इसमें जो है ना, अगर इसको हम मान लो अगर किससे डिवाइड करें, मान लो यदि आधे आधे भी लेते हैं तो ऐसा तो करीब करीब आप मानिए 55,000 और पूरा पोल नहीं होना है। अब इसमें से भी इसको समझिए कि करीब करीब 70,000 के आसपास हम मान लेते हैं कि ये वोट पोल होगा। तो अगर 70-75,000 होता है तो आप इसमें से कितना लग रहा है कि राव नरबीर के पास चला जाएगा? हम मानते 70,000 है, क्या 35,000 जाएंगे और 35 वर्धन को जाएंगे, या फिर नहीं? इसका इनका जो तजुर्बा है, देखो राव नरबीर की अगर हम बात करें तो ना केवल सरकार बनाने के माहिर हैं बल्कि सरकार गिराने के भी माहिर हैं। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की बात करें या और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एलिवेटेड फ्लाईओवर है, बादशाहपुर ड्रेन है, और भी बहुत सारे काम है जो पिछले 2014 से 2019 में इन्होंने किए। यानी कि ये जो शब्द है ना, ये इतना ये बादशाह है ना, जो ये इसको बनने में क्या है कि ना केवल बादशाहपुर को बल्कि पूरे गुरुग्राम को बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए क्या है कि जो दाएं बाएं वाली विधानसभा के जो मतदाता हैं वो भी कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं इन मतदाताओं को जो बादशाहपुर विधानसभा के हैं, और उम्मीद रखते हैं कि राव नरबीर यदि उसमें आवे है पावर में तो उसका बेनिफिट पूरे गुरुग्राम देखो को इस बार जो बड़ा संदेश भी दिया राव नरबीर सिंह ने, आप यहाँ समझिए, एक बड़ी तकलीफ जो है भ्रष्टाचार जो है गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा के लिए है, जो विकास नहीं हो पा रहा है जी। नीचे से लेकर ऊपर तक जो सब कुछ बट जाता है ना, तो ग्राउंड के ऊपर तो कुछ लगता ही नहीं है, ना अठन्नी लगती है ना चवन्नी लगती है, सारा का सारा तो खेल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन राव नरबीर ने इस बार ये कहा कि अगर वो आएंगे तो इस भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसेंगे, और बड़े शख्त, मतलब आप अब्दाली तक से अधिकारियों की तुलना कर दी थी, अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस शहर में विकास चाहिए और बड़ा नंबर अगर विकास का चाहिए इस विधानसभा में, तो एक ऐसा लीडर चाहिए जो नकेल कस सके। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जनता की एक रुझान यहाँ पर राव नरबीर की तरफ जा सकता है। अच्छा, एक और है राज भाई, ये जो पंजाबी वोट बैंक है, क्योंकि जो वर्धन यादव है उनकी शादी जो हो रखी है जी, वो पंजाबी बिरादरी से आती है, तो उनको इस बात की उम्मीद है कि ये वाला एक वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन एक और चीज यहाँ समझनी होगी, देखिए बिल्कुल
ऐसा नहीं है कि राजनीति में जिसके पास सबसे ज्यादा तजुर्बा है वो ही जीतेगा। नए अनुभव, कम अनुभवी भी जो है वो जीते हैं और अच्छा काम भी उन्होंने किया, तो किसी को कमतर नहीं हम यहाँ आंक रहे हैं। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं राव नरबीर की तरफ इशारा कर रही है कि बादशाहपुर के बादशाह इस बार राव नरबीर सिंह बन सकते हैं, जो कि अभी तक के पूरे हालात और जो परिस्थिति है, क्योंकि कुमुदनी दौलताबाद की जो बात कर रहे थे, जो आपने जिक्र किया था, देखिए शुरुआत में जब उन्होंने चुनाव के लिए हामी भरी और एक मैसेज गया तो कहीं ना कहीं सबके जहन में था कि वो एक अच्छी फाइट देकर त्रिकोणीय मुकाबला बनाए रखेंगे और जीत भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल वो ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और ये जो वोट बैंक है ना जी, जो जाट वोट जो किसान से कंपेयर करो आप इसको, और राकेश दौलताबाद ने जो बादशाहपुर का एक बहुत कई हजारों एकड़ जमीन जो कि किसानों की फसल खराब हो जाती थी जल भराव के कारण, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, जिसका बेनिफिट जो है, यानी कि ये जो वोट बैंक है ये सीधा सीधा ज्यादा संख्या में, हालांकि देखो कांग्रेस दावा करती है कि जाट वोट बैंक जो है वो हमारे पास है, लेकिन ये राकेश दौलताबाद की तरफ शिफ्ट होने की संभावना। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी जाट एक उम्मीदवार है, तो वो भी एक बड़ा जो ये वाला जो नंबर है जो आपने कहा जाट वाला 62,676, ये नंबर बटेगा और ये कांग्रेस के पास सीधे सीधे नहीं जा रहा है। और इसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर राव नरबीर सिंह को भी मिलना है। तो बादशाहपुर की स्थिति, इसके अलावा बाकी जो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ बताना है। हाँ, सिर्फ हम बादशाहपुर की ही बात नहीं कर रहे हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो और भी इसके अलावा जो विधानसभा है उन पर बात करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का सबसे बड़ा देसी पोल है जो कि ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इनकी मुस्कुराहट के पीछे का जो राज है वो अशोक तंवर चर्चाओं का विषय है। तो एक के बाद एक कितनी ही पार्टियां इन्होंने जो है चंद सालों में बदल दी है, कभी इधर तो कभी उधर। देखो तो ऐसा ना हो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वाकई में पीएचडी होल्डर हो गए हैं आज मेरी पार्टी बदलने के। हाँ, मतलब राजनीति के पीएचडी होल्डर, कोई सी पार्टी मेरे ख्याल से शायद इन्होंने छोड़ी नहीं। और आज मेरी मुलाकात जो है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रवक्ता है नेहा धवन, उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा था, मखा जी ये कितना नुकसान करके गए हैं आपका? तो वो बोले एक वोट का। मतलब थोड़ा देर जवाब दे दिया, हाँ। एक वोट का जो उनकी खुद की है। हाँ, तो कुछ इस तरह का जवाब। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जब शामिल करी तो बीजेपी के लिए डॉक्टर अशोक तंवर बहुत बड़ा चेहरा थे, और जब वो छोड़ के गए हैं तो वो एक वोट। आप कितना सहमत हो इससे? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अशोक तंवर जो अभी आए थे, मुझे समझ में ही नहीं आया कि बीजेपी ने उनको क्यों लोकसभा में उम्मीदवार बनाया। बीजेपी जो अब माना जा रहा है कि जो अनुभव चुनाव लड़ने का है और कैंडिडेट सिलेक्शन का जो अनुभव पिछले अगर कुछ सालों की बात करें उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल मुझे यहाँ इस बार उस पर संदेह हुआ कि ये सिलेक्शन गलत था, क्योंकि आप समझिए कि बहुत बड़ा जनाधार अशोक तंवर के पास नहीं है, मास लीडर नहीं है, दलितों के बहुत बड़े नेता या चेहरा नहीं है। दलित नेता जरूर है, लेकिन दलितों के बीच वो लोकप्रियता नहीं है कि एकदम से वो सारा का सारा वोट बैंक शिफ्ट करा ले। राज भाई मेरे को एक शक लग रहा है, कहीं रातों रात अशोक तंवर के बदले कुमारी शैलजा का तो नहीं ले जाए बीजेपी? हो सकता है, देखो फिलहाल तो हमने भी साइड बदली है यहाँ पर। ये जो है ना, ये जो इधर से उधर रातों रात कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा की जो नाराजगी है और जिस तरह से दिखी, और अभी हाल में एक डिजिटल चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें पूछा भी था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच पे हाथ मिलाया आपने? बिल्कुल। और कितनी बार मिले, तो उनका याद ही नहीं है कब हम मिले थे। यानी ऐसा है राज भाई, हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले, और वो मिलने नहीं है। जिस तरह की कोशिश तो करी राहुल गांधी जी का अच्छा प्रयास था, और जो यात्रा निकली राहुल गांधी की नारायणगढ़ से लेकर के और बहादुरगढ़ तक की, जो अलग अलग रास्तों से जो होते हुए जो कार्यकर्ता आए और फिर यहाँ पे इकट्ठे हुए, और जिस ढंग से हाथ मिलाने की एक कोशिश करी गई राहुल गांधी के द्वारा, एक कुशल राजनीतिज्ञ के जो गुण है वो राहुल गांधी में दिखाई दिए उस मंच पे। तो इसका कितना असर आपको लगता है कि भाई प्रदेश की जनता के ऊपर, कितना वोटर के ऊपर कितना दिमाग पे असर? देखो जाहिर सी बात है, कोई भी जब बड़ा लीडर आता है तो उसका असर पड़ता है, और उसका असर सबसे ज्यादा कहां पड़ता है इसको थोड़ा समझिए कि वो अपने जो कार्यकर्ता है, जो उसके समर्थक है, उसमें एक तरह से अगर वो एनर्जी डाउन है तो उस एनर्जी को अप करता है, टाइटेनियम आ जाता है कि जो समर्थक है वो एकदम चार्ज हो जाता है। तो यही राहुल गांधी आए, नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, प्रियंका गांधी आए, दूसरे जो बड़ी लीडर आते हैं जो हम कहते हैं स्टार प्रचारक है, तो ये ज्यादा जो असर डालते हैं, अपने समर्थकों को एक एनर्जी बूस्टर डोज देके चले जाते हैं कि अब भाई साहब तुम लगे रहो और अच्छे से वोट हमारी अपनी पार्टी के लिए इकट्ठा करो। तो रिपोर्टर जी यानी कि राज भाई, कुछ रिपोर्ट तो मैं एक बार दर्शकों ने बता दूं
फिर आपका गणित आप थोड़ा सा आप बताइयो। एक बार दर्शकों ने मैंने बता दिया, नोट कर दे रही हो भाई, कॉपी लिख लो आज दियो। हाँ, बिल्कुल लिख लो, क्योंकि ये आज वाली जो वीडियो है ये कल भी काम आएगी, परसों भी काम आएगी, उससे परले दिन भी काम आऊगी, उससे परले दिन भी काम आऊगी, क्योंकि ये हमारा जो देसी ओपिनियन पोल है राज भाई जी, और इसमें जो देखो कि संसार क्रांति और रिपोर्टर जी लेकर आए। आपके लिए एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अपने काम की बात भी तो कर लेते हैं भाई। करो जी, करो, हाँ, संसार क्रांति को आप लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और साथ में कमेंट भी करें, सवा शेयर भी करें, गब्बर शेयर भी करें, साथ में रिपोर्टर जी आपका अपना चैनल, इसको भी सब्सक्राइब करें, सवा शेयर करें, गब्बर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ताजा ताजा अपडेट जो है ना केवल चुनाव के साथ बल्कि चुनाव के बाद भी आपको हर ताजा मसाला आपको देंगे। और राज भाई थोड़ा सा मैं बता दूं, जो हमने माथापच्ची करके घूम फिर के जो निचोड़ काटा है, यानी कि जहां जो है बीजेपी थोड़ा सा अपर एंड पे, उन सीटों का जिक्र आप कर लेते हैं। और जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा भाई, फिर कदे को बताया कौन था। जितने भी दर्शक हैं कमेंट में भी कर दे रही हो, और भाई फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और टाइम नोट कर लो कौन से टाइम में ये बात बताने देसी पत्रकार धर्मू जो है बड़ा खुलासा यहाँ करने जा रहे हैं। कौन कौन सी विधानसभा जहां बीजेपी लग रहा है कि जीतने की स्थिति में अपर हो जाइए शुरू धर्मू भाई। हो जाए जी, हाँ जी, अक्कर बक्कर बम्बे 82 पूरे 100 में लगा धागा, और कौन टिकट लेके भागा नहीं, अब कौन जो है विधायक लेके भागा। हाँ, तो बीजेपी जहां मजबूती के साथ है, उचाना विधानसभा में बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है। नरवाना, सफीदों, गोहाना, नारनौंद, बादशाहपुर, लाडवा, अंबाला कैंट, कैथल, इसराना, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, खरखोदा, आदमपुर, यहाँ पे बीजेपी जो है वो मजबूती के साथ खड़ी है। इनमें तो कुछ काटना हो तो बता दो। ना बिल्कुल नहीं काटना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बता दो। आप काटना और जोड़ना जो करेगी वो कर देगी। अब दोबारा पंजा लड़ाना पड़ेगा। अब ये देखो भाई, अच्छा फिर टक्कर की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। टक्कर है भाई जींद, बोले जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो जींद में टक्कर वाली स्थिति में खड़ी है भाजपा और कांग्रेस। अगर जींद में प्रदीप गिल, थोड़ा डिटेल बता दे जहां टक्कर में है। प्रदीप गिल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, और प्रदीप गिल को है बोले प्रदीप गिल और मुझसे मिल और मिलाओ दिल से दिल, तो वो अगर बढ़े हैं तो वहां कृष्ण मिड्डा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। अगर वो डाउन पड़े हैं तो फिर जो है टक्कर की स्थिति है। महावीर गुप्ता जो कि मांगेराम गुप्ता जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके लड़के हैं, वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं जहां टक्कर में है। सोनीपत में निखिल मैदान और भाई सुरेंद्र पवार, वो दोनों आमने सामने है, कांटे की टक्कर है। ना निखिल कम है और ना सुरेंद्र पवार कम, दोनों ही कांग्रेस से निकले हुए हैं। निखिल पवार कांग्रेस में ही थे पहले, तो अदला बदली चलती रहा है। मारा पर गई, या फिर सामान्य जनता अगर झंडा बदल रहे हैं तो उसने पता नहीं क्या क्या सुनने पड़ा है। और ये झंडा भी बदल रहे, डंडा बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे, फिर भी खूंखार तरीके से जनसभा को संबोधित करते हैं। बड़ा अनोखा मामला है। गन्नौर की ओर देखो भाई साहब गन्नौर में खेला होने लग रहा है। टिकट तो दे दी देवेंद्र कौशिक को, और संगठन जो है कहीं ना कहीं खड़ा है देवेंद्र कादियान के साथ। देखो अंदर की बात बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा अंदर की बातें हैं, शायद आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलेगी। और कुलदीप शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के समय में। और यहाँ जो है जो गणित बैठ रहा है वो बैठ रहा है देवेंद्र कादियान जो कि निर्दलीय हैं, वो जीतने की संभावना है। उसके बाद है बहादुरगढ़ में भी खेला होने लग रहा है भाई साहब। जो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन है उसने जो अपना दमखम दिखाया है बहादुरगढ़ के अंदर। हालांकि राहुल गांधी की एंट्री के बाद थोड़ा सा गणित वहां गड़बड़ा, माहौल बदल गया उनके लिए, लेकिन वो अपनी टक्कर जो मान रहे थे वो मान रहे थे राजेश जून के साथ। अब मामला हो गया वहां त्रिकोणीय के चकोणीय हो गया भाई साहब, न्यूर न्यू हो गया। ये चल रहा है कि पेन बिल्कुल चलाओ, यानी कि न्यूर न्यू हो गया, चकोणीय क्यों हो गया? क्योंकि राजेश जून की बात करा जो कि निर्दलीय हैं और कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। उधर से शीला नफे सिंह राठी, क्योंकि नफे सिंह राठी का अपना एक कद था और उनके मर्डर के बाद सिंपैथी का जो माहौल है वो शीला नफे सिंह राठी के साथ है। उसके बाद आ जाओ आप राजेंद्र जून जो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, तो वो भी अपने आप में कम नहीं है। और राहुल गांधी की एंट्री के बाद काफी दमखम उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। उधर से दिनेश कौशिक की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो ये चकोणीय मुकाबला हो गया। ये काफी गणित यहाँ गड़बड़ा गया, बहादुरगढ़ का गणित जो है एकदम फंसा हुआ है एकदम। लेकिन
जो देसी ओपिनियन पोल है, जिसमें कि जो राजनीतिक चाणक्यों ने माथापच्ची करके जो 5-7 कौन नंबर 1 कौन लग रहा है यहाँ? 5-7 सीटों पे जो इनेलो बसपा का जो गठबंधन जो अग्रिम बताया है, आगे चल रहा है, उन्हीं में से एक सीट है बहादुरगढ़। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी कि बसपा इनेलो गठबंधन काफी बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद आ जाओ आप हिसार। हिसार में निर्दलीय प्रत्याशी और एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। पहले तो इसको मैंने उसमें कर रखा था, भाई पता नहीं बात बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन ये पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है हिसार से कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि सावित्री जिंदल जो है यहाँ से सीट निकाल सकती है और एक तरफा मुकाबला फिलहाल लग रहा है। हाँ, और दूसरी बात, एक बात और है राज भाई, जो ये निर्दलीय जो मैंने बताया ना, अच्छा गुरुग्राम में भी अगर बात करें तो मुकाबला त्रिकोणीय है, यहाँ भी फंसा हुआ है एकदम। हाँ, नवीन जिंदल की बात करा, नवीन गोयल, कोई नहीं, वो भी लाला जी है, कोई बात नहीं, नवीन गोयल की बात करा, या फिर मुकेश शर्मा की बात करा, या फिर मोहित ग्रोवर की बात करा, मुकाबला त्रिकोणीय है। हाँ, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है, कम कोई नहीं है। लेकिन अगर मुकाबले में अगर देखिए जिस तरह से इस पूरे चुनाव को लड़ा है इन तीनों ने, तो इसमें मुकेश शर्मा और नवीन गोयल को मैं जरूर अपर हैंड पे रखूंगा। कारण है इन्होंने शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है, मतलब पूरी एनर्जी के साथ चुनाव लड़ा है और चुनाव को उठा के रखा है। लेकिन मोहित ग्रोवर ये सब नहीं कर पाए, जबकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि कांग्रेस की टिकट थी, लेकिन उनका चुनाव उठा ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और खेला हो गया, भाजपा प्रत्याशी के साथ एक खेला हो गया, पता ही होगा आपको, तो आप पूरी पैनी नजर रखो। तो जब अमित शाह आए गृह मंत्री और जीत की अपील उन्होंने करी, राव नरबीर सिंह का नाम भी ले दिया, और क्या नाम है, एक और प्रत्याशी था, किसका नाम लिया था, लेकिन मुकेश शर्मा का नाम नहीं लिया। जबकि सूत्र ये बताते हैं कि मंच पे मौजूद थे। चलो, मंच पे मौजूद थे कि नहीं थे, इसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कम से कम जिक्र तो करना था, भाई गुरुग्राम से इसको भी जिताना है, उसका जिक्र नहीं करा। इस करके नवीन गोयल का हौसला काफी बुलंद है। और बाकी तो खैर जनता जनार्दन तय कर देगी, 8 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़े। हाँ, एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कांग्रेस का मजबूती के साथ खड़ी है, नहीं तो कांग्रेस वाले ने कहोगे बिल्कुल बताइए, क्योंकि ये संसार क्रांति और रिपोर्टर जी खास आपके लिए पोल लेकर आए रहे, एकदम देसी पोल है। और उन्होंने कहा करें रिपोर्टर जी, बोले ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष, जो दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। कांग्रेस क्या है, जुलाना में मजबूत स्थिति में है, लेकिन चुनाव की डेट जब डिक्लेयर हुई थी, विनेश फोगाट काफी मजबूती पे खड़ी थी, थोड़ा सा अंतर जीत का जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अच्छा, उसके बाद तिगांव की बात करें, तिगांव में कांग्रेस मजबूत है, किलोई में, जज्जर में, बेरी में और ओडल में, इजराइल क्या नाम अथीन में और पृथला में कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में है। और लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक वो है खेला, बीजेपी की लंबी थोड़ी सी लिस्ट। ना भाई साहब, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ दो, अभी और बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और लिस्ट छुपा के रखी, अभी और भी पन्ने खोलने बाकी, यही बाहर निकालनी थी लिस्ट। अगर बीजेपी के पन्ना प्रमुख होते हैं ना, इसी तरह से अपने भी पन्ने हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुलाना विधानसभा से जो है श्रीमती पूजा चौधरी, वो बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस से। पक्का नहीं होगा, देखियो कदे खाम कहीं अपना आंकड़े गलत पड़ जाए, मामला गड़बड़ हो जाए कदे, यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद कांग्रेस कहाँ है, और भी अभी पन्ने हम खोलने की कोशिश करेंगे। जो है पानीपत शहर से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, और प्रमोद कुमार विज जो है वो बीजेपी के हैं, और कांग्रेस से है वीरेंद्र कुमार शाह, यानी कि जिनको बुल्ले शाह के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है वो अपर एंड पे हैं, मजबूती के साथ वहां पे मजबूती बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो करनाल विधानसभा, करनाल से जो है जगमोहन आनंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जहां पे जो श्रीमती सुनीता ये जो है मजबूती के साथ है। और बताऊं भाई साहब, अच्छा, पानीपत ग्रामीण में महिपाल डांडा जो है वो मजबूती के साथ हैं, जिसमें कि बड़ा आश्चर्यजनक सा चुनाव चल रहा है पानीपत ग्रामीण में। पानीपत ग्रामीण में विजय जैन है जो आजाद उम्मीदवार हैं, वो इनको टक्कर दे रहे हैं महिपाल डांडा को, और उधर से सचिन कुंडू जो है वो कांग्रेस की तरफ से हैं, और यहाँ मुकाबला हो गया त्रिकोणीय, मतलब ये टफ है फाइट। हाँ, ये, और जहां त्रिकोणीय है तो आप भी समझ सको क्या होगा, दर्शक समझ भी गए होंगे, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है तो बीजेपी वहां खेला खेल सकती है अलग तरह का। बिल्कुल। तो अच्छा, उसके बाद देखो, आपने भी इसके ऊपर एक स्टोरी दी थी,
राजभाई धर्म सिंह छोक्कर, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि समालका विधानसभा से हैं और बावजूद उसके के कई सारे आरोपों के दायरे में हैं धर्म सिंह छोक्कर। मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो काफी सारा मामला गिरफ्तारी को लेके भी, भाई सरेंडर करो या गिरफ्तार हो जाओ, तो इसको लेके चला। लेकिन मनमोहन बढ़ाना जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो वहां प्रत्याशी के तौर पे हैं, लेकिन वहां पे धर्म सिंह छोक्कर जो कि कांग्रेस से हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। ये तो लिस्ट बढ़ गई होगी हमारी। हाँ बिल्कुल बढ़ रही है लिस्ट। हाँ, नहीं तो आपने तो लाई दिए थे आरोप। अच्छा, उसमें आपको बता दें एक और गणित जो गड़बड़ हो रही है वहां पे, रविंद्र माचरोली जो कि 2014 में जीत का आए थे, भारतीय जनता पार्टी को जीतने के बाद सपोर्ट कराया था उन्हें, और जो कि वहां पे जो जाट मतदाता हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो ये जो है धर्म सिंह छोक्कर के लिए चुनौती बनाने वाली बात है वहां पे। तो लेकिन उसके बावजूद भी धर्म सिंह छोक्कर जो है वो अपर हैंड पे हैं समालका में। इसके बाद और बताऊं जी, पक्की बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नारनौंद विधानसभा काफी और सीट है, क्योंकि दादा गौतम वहां अपना गढ़ छोड़ के सफीतो चले गए और पीछे छोड़ गए जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु की, वो नहीं कहा करें ब्रह्मास्त्रों की लड़ाई, क्योंकि भाई अभिमन्यु नाम है। अभिमन्यु को जैसे महाभारत की अगर बात करें, फिलहाल भी पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी महाभारत चली हुई है ये। अच्छा, पहले महाभारत की बात करें तो राज भाई, उसमें अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में घुस तो गया था, लेकिन निकलना नहीं आया। और कहीं ऐसा ना हो कि, हालांकि जस्सी पेटवाड़ को जो अभिमन्यु है वो बहुत कमा करे हैं, लेकिन जस्सी पेटवाड़ जो है कांग्रेस का सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर, मजबूत प्रत्याशी जो है वो नारनौंद विधानसभा में उतारा गया है। तो वहां टक्कर है, टक्कर में कुछ भी हो सके है। अब ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गए हैं, अब लिकड़ेंगे कैसे वो देखना पड़ेगा। यहाँ भी जो है न्यू कैस खान के भी जस्सी पेटवाड़ काफी मजबूत स्थिति में है। और भी बता दूं भाई साहब, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस ही सरकार बना रही है वो दर्शक भी अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा, मैम के अंदर जो है काफी रोचक मुकाबला चल रहा है। हालांकि मैम में बलराज कुंडू काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन दीपक हुड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे दंगल में उतर रहे हैं, लेकिन वहां पे बलराम दांगी उनको जो है ना गांव वाले काफी जगह जलेबियां खिला रहे हैं और घी से तोल रहे हैं। तो काफी मजबूत स्थिति में बलराम दांगी जो है उधर से जो है मजबूत स्थिति में उधर खड़े हुए हैं। अच्छा, गढ़ी छापला की लोई से तो इसमें कोई दुराई नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो एक तरफा सवाल ही नहीं है, 100% मान के चलिए। वो मतलब गणित तो जोड़ लेंगे ना, जो दर्शक जुड़ रहे अपने गिले वो जोड़ते रहेंगे। उसके बाद आ जाओ जी आप। और तमाम जो दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि संसार क्रांति चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और साथ में रिपोर्टर जी को भी सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। दोनों ही चैनल तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, एक्स से लेकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर। बिल्कुल। अच्छा, अटेली की वैसे आज्ञा आएगी, मैं बता दूं, अटेली में जो है कुमारी आरती राव जो कि उनकी लड़की है, क्या नाम, राव इंद्रजीत की बेटी है। और वहां भी कई सारी चीजें जो है वो ऐसी चल रही हैं कि उत्तर का वाला मामला, अंदर खाते कई चीज सुनकर भाई साहब में जो मतलब आप बताए, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम साफ एक तरफा नहीं है, थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। नहीं, यहाँ मामला काफी रोचक है। कुछ चीज ऐसी है कि जो मंजू चौधरी जो जीत रही है ना, उस जीतने के पीछे जो है मामला कुमारी आरती राव जो है इधर से, अनीता यादव जो है वो कांग्रेस से है यहाँ पर। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुमारी आरती राव जीतेगी, मतलब जीतेंगे अपर एंड पे। और इधर से जो है नांगल चौधरी की आपने बताई दी थी, डॉक्टर अभय सिंह यादव। और हालांकि डॉक्टर अभय सिंह यादव का जो कार्यशैली जो हम घूम फिर के देख आए हैं, तो बढ़िया कार्यशैली बताई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गणित बैठ रहा है वो जो है मंजू जो है, श्रीमती मंजू चौधरी है जो, उसका गणित जो है वो आगे चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद और बताएं जी। अच्छा, ये आगे जो कुछ और सीटें निकल आई बीजेपी की, वो बता भी दी थी मेरे ख्याल से। गांव से जो है राजेश नागर जो है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि विपुल गोयल फरीदाबाद से मोटे अंतर से जीतेंगे। ये मतलब हमारे पास, कि पिछली बार की जो भड़ास थी, जो टिकट नहीं मिली थी, चुनाव नहीं लड़ा था, बिल्कुल, वो इस बार जो है 2024 में विपुल गोयल पूरी कर देंगे। बिल्कुल, तो तमाम समीकरण हम आपके सामने ला रहे हैं। ये वो समीकरण है जो ग्राउंड पर जो चीजें देखी थी, मतलब ग्राउंड पर
जो जा जाकर लोगों के बीच जो बातचीत की, उनके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, दिमाग में क्या है, किससे मोहब्बत है, किससे खफा है, तो ये उसके आधार पर तैयार किया गया सर्वे गणित है। और इसमें अब हम एक बार ये भी बात करेंगे कि जो आपका बाकी इसके अलावा जो सट्टा बाजार भी क्या कुछ कह रहा है, सट्टा बाजार के बारे में सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है, तो वो भी अब हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमारे देसी पत्रकार धर्मू भाई ने जो है वो बताया कि किस तरह से क्या कुछ ग्राउंड पर जाके जो इकट्ठा किया, जो एक कंक्रीट डेटा था, और उसमें कहां बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, दूसरे दल या इंडिपेंडेंट क्या कुछ खेल कर रहे हैं। जी। अब बात करते हैं सट्टा बाजार की धर्मू भाई। सट्टा बाजार के हिसाब से जो तमाम जो विधानसभाएं हैं 90 में से, वहां पर कहां पर कौन सी पार्टी को फेवरेट सट्टा बाजार दिखा रहा है, तो कौन सी पार्टी क्या गुल खिलाएगी, वो सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले बाड्रा की बात कर लेते हैं। बाड्रा विधानसभा, यहां से उमेद पाटुवास जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी के उम्मीदवार है। नहीं, यहाँ सट्टा बाजार, अच्छा, सट्टा कुछ और कह रहा है, सट्टा बाजार सट्टा कुछ और कह रहा है, सट्टा कुछ और कह रहा है और सट्टा कुछ और कह रहा है। तो इसको भी एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सोमवीर सिंह शरण जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है और उमेद पाटुवास जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है। लेकिन देखिए यहाँ पर कांग्रेस को जो है काफी बेहतर स्थिति में बता रहा है सट्टा बाजार। आप यहाँ 40-50 से मत मानिए कि ये 100 में से 40 या 50 नंबर उसको मिल रहे, नहीं। अच्छा। सट्टा बाजार का गणित उल्टा है, जिसके नंबर कम दिखेंगे यानी कि वो ज्यादा मजबूत है। यानी कि यहाँ अगर 10-20 होते तो और ज्यादा मजबूत है, यानी कि एक तरफा स्थिति थी। अच्छा, हाँ भाई, ये उल्टी गिनती है, समझ लियो, काउंटडाउन क्यों करता है। तो ये नंबर जितने कम होंगे आप समझिए कि वो उतना ज्यादा मजबूत है। तो कांग्रेस यहाँ पर 40-50 के हिसाब से फेवरेट है। तो यहाँ आप समझिए कि कांग्रेस लगभग एक तरफा मुकाबला करती दिखाई दे रही है, एक तरफा नहीं, लेकिन बढ़त अच्छी खासी यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये बाढ़ा विधानसभा की स्थिति थी। इसके बाद अगली विधानसभा पर चलते हैं। चलो जी हंसी बोल, हाँ, हंसी में अब हंसी की बात कर लेते हैं। खांसी नहीं होनी चाहिए किसी को। और राहुल चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से भाई, राज भाई, आशी हमने पहले घोषणा कर दी थी भाई, आशी से राहुल चुनाव लड़ेंगे, और वही बनी। बिल्कुल। और विनोद बियाणा जो कि सीटिंग विधायक यहाँ से, और इनकी जो टक्कर है वो राहुल मक्कड़ सब नाराज हो जाएंगे ऐसा। राहुल मक्कड़ के साथ टक्कर। हाँ। तो विनोद बयाना जो है वो बीजेपी के हैं और कांग्रेस से राहुल मक्कड़ है, हांसी से जो उम्मीदवार है इनके। और हांसी में भी हंसी यानी कि खुशी की खबर है कांग्रेस के लिए सट्टा बाजार के हिसाब से कि 45 से 55 का यहाँ पर कांग्रेस को जो है वो फेवरेट बता रही है। भाव यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि सट्टा बाजार यहाँ फलोदी का बता रहा है कि यहाँ कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है। ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं सोनीपत, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। निखिल मदान और सुरेंद्र पवार। निखिल मदान मेयर थे सोनीपत नगर निगम के, कांग्रेस में थे, और कांग्रेस का साथ छोड़ के कमल के फूल के पास आ गए। और यहाँ पर सुरेंद्र पवार हैं जो कि मौजूदा विधायक है और कांग्रेस के उम्मीदवार है। ईडी का जो चक्कर पड़ा था, बिल्कुल। तो अब ईडी के चक्कर ने कितना इनका खेल बिगाड़ा या कितना इनको फायदा हुआ, जो बात आपने कही, अब उसी बात की तस्दीक भी जो है सट्टा बाजार कर रहा है कि दो कांग्रेस और बीजेपी 85-85 पर यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे मामला गड़बड़ है, मामला यानी कि नेक टू नेक चल रहा है, कहीं भी जा सकता है। कुछ भी कांग्रेस भी यहाँ पर जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। बिल्कुल। यानी अगर राज भाई इस गणित को अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है कि यहाँ अपन कि कहीं ना कहीं निखिल, ये एक ही पार्टी से निकले दोनों चेहरे हैं। बिल्कुल। और गणित के हिसाब से निखिल मदान जो है, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक जो वहां पे सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो काफी मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल। उसके बाद सैनी वोट बैंक है, उसके बाद ब्राह्मण वोट बैंक है। यदि जातीय फैक्टर काम करता है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं निखिल मदान जो है वो यहाँ पे जो अपना देसी ओपिनियन पोल है उस हिसाब से काफी ठाडा दिखा है। बिल्कुल, गाढ़ा मजबूत। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि मौजूदा विधायक भी रहे तो थोड़ा सा वो एक नाराजगी वाला फैक्टर भी आ सकता है। दूसरा ईडी का जो मामला था, मतलब वो प्रचार प्रसार भी कर नहीं पाए सुरेंद्र पवार, क्योंकि कई सवालों के जवाब देने के लिए इनको लोगों के बीच होना चाहिए था। ऐसे टाइम पे जहां
लोगों के बीच में होना चाहिए था। लेकिन अब वो ईडी का फेर था, अब ईडी के इस फेर का फायदा इनको मिलेगा या वो सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी अपने आप में एक स्थिति यहाँ पर है जी। चलिए अब अगली सोनीपत के बाद गाड़ी को घुमाते हैं गोहाना की तरफ। जी जी। तो गोहाना में जलेबी मिलेगी, हाँ, तो इसलिए मत्तू वाली जलेबियों का शहर, और जो जलेबी बड़ी बड़ी जलेबियों के से ही गोहाना जो है वो फेमस है। और यहाँ से अरविंद कुमार शर्मा जो है जी, वो भाई साहब बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जगबीर सिंह मलिक हैं कांग्रेस के उम्मीदवार गोहाना विधानसभा से। यहाँ पर जो स्थिति है, कांग्रेस 55 और बीजेपी 70, तो यानी कि आप समझिए नंबर यहाँ कम है, तो कांग्रेस जो है मजबूत है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन ये सट्टा बाजार का अनुमान है, ये इसको हम ये नहीं कह रहे कि इसी तरह की चीजें यहाँ पर होगी, लेकिन फिलहाल जो इस सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस यहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही है बीजेपी के। रुको राज भाई, रुक गए राज भाई, मेरे ख्याल से गोहाना की जलेबी नहीं खाई आपने? हाँ, मैंने खाई नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जलेबी है ना, ऐसे 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 ऐसे। हमने गुड़गांव के सरदार जी की जलेबी खाई थी, लेकिन इतनी बड़ी जलेबी नहीं खाई हमने। ऐसे करके बनेगी इधर। अच्छा, इसका एक गणित बन रहा है। हाँ, देखो हम देखिए ये सट्टा बाजार का, इसके अलावा जो ग्राउंड पर जो काम किया है, आप एक चेहरा भूल गए यहाँ पे, एक चेहरा भूल गए आप यहाँ पे तो जबरदस्त वाला त्रिकोणीय मुकाबला है। हर्ष शिकारा जो कि निर्दलीय मैदान में खड़े हैं, और हर्ष शिकारा ने जो है यहाँ का पूरा जो चुनावी गणित है वो सारा ऐसे घुमा दिया जैसे जलेबी घुमाई है। अच्छा, हाँ, नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ये मामला आ सकता है स्थिति। भाई साहब, लोग तो इतना तक कम है कि हर्ष शिकारा जीत सका है। जब लोग न्यू कमाए नहीं हर्ष शिकारा जीत सका है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? हाँ, ये फिर ठीक कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो ठीक है, वो जलेबी खा गए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो ऐसे घूमते हुए जलेबी यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पूरी तरह से मुकाबला जलेबी की तरह बिल्कुल गोलमाल है। हाँ, लेकिन देखिए जो सट्टा बाजार भी जो कह रहा है वो 55 और 70 की बात कर रहे हैं, तो झुकाव कांग्रेस की तरफ यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन खैर, कयामत के जो रातें चली है, वो सारी की सारी चीजें बदल देगी यहाँ पर। अब आते हैं अंबाला जी। अंबाला से असीम गोयल, बिल्कुल बीजेपी उम्मीदवार, और यहाँ पर निर्मल सिंह। बिल्कुल राज भाई, से पहले कि आप कुछ बताओ, मैं दर्शकों ने एक बार फिर बता दूं कि शायद ही आपने रिपोर्टर जी और संसार क्रांति की तरह और चैनल के ऊपर इतना मसाला देखने नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस गणित से देसी स्टाइल भी आ लिया, अंग्रेजी स्टाइल भी आ लिया, सट्टा बाजार भी आ लिया, लोगों के कमेंट भी आ लिए, ग्राउंड पर कांकड़े भी आ लिए, तो इस तरह का पूरा ताजा मामला यदि आपने बैक टू बैक देखना है तो रिपोर्टर जी को फॉलो करो, संसार क्रांति को फॉलो करो, और आपके कमेंटों का भी हमने बेसब्री से इंतजार है। फटाफट बताते रहो, क्योंकि आज कयामत की रात है। कयामत की ये रात किस पे पड़ेगी भारी, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो भी इस तरह का है कि कौन किस पर पड़ेगा भारी, अब आई जनता की बारी। बिल्कुल बिल्कुल, और जनता ही तय करेगी। राज भाई, आपका भी जो पत्रकारिता का जो तजुर्बा है, काफी लंबा चौड़ा, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और काफी जबरदस्त तजुर्बा, झाड़ पे छोड़ के जो हमारा देसी स्टाइल है और राज भाई का अपना टेक्निकल स्टाइल है, तो सारे आंकड़े और कांकड़े कार्यकर्ता बताने लग रहे हैं। तो फटाफट जो है रिपोर्टर जी और संसार क्रांति को फॉलो करो, शेयर करो, सवा शेयर करो, गब्बर शेयर करो, और कमेंट्स धनाधन करते रहिए। कुछ देर बाद आपके कमेंट्स भी हम लोग लेंगे, जितने हो सकते हैं, जितनी कोशिश होगी। अंबाला सिटी की बात कर रहे थे भाई, यहाँ पर सिटी बजेगी भाई साहब, सिटी तो अब कौन सी वाली बजनी, अच्छी वाली बजनी है तो इनकी बस्ती दिखा रहा है सट्टा बाजार, और बुरी वाली कहनी है तो असीम गोयल की यहाँ बस्ती दिखाई दे रही है। हालत कुछ ठीक नहीं है यहाँ, समझिए 18-25 का मतलब यहाँ न्यू कहा कि एक तरह से ये 18-25 जो है, यानी कि ये बीजेपी का लेवल दिखाया जा रहा है। 100 में से जो है ना, मतलब अगर आप देसी वैसे करते तो 18% पे, 18 से 25% पे बीजेपी खड़ी है, और बाकी सब नंबर यहाँ पर है जो सट्टा बाजार। ये दर्शकों को समझाने का अपना एक देसी स्टाइल है, बिल्कुल, ताकि दर्शकों को सट्टा बाजार के आंकड़े जो है वो दिमाग में घुसर जाए, किस तरह से सट्टा बाजार जो है वो आगे बोली लगाते हैं। बिल्कुल, और कमेंट्स भी आप करते रहिएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस सिटी अंबाला में काफी मजबूत नजर आ रही है। असीम गोयल यहाँ पर मुश्किलों में घिरे हुए दिख रहे हैं। आपके जो कमेंट हैं बिल्कुल ये एनालाइज बताते हैं, आपके कमेंटों को हम पढ़ेंगे और बताएंगे, और कमेंट बड़ी सुथरे बढ़िया करने हैं जमा। हाँ, तो चलिए अब
अंबाला कैंट चलते हैं और अंबाला कैंट से गब्बर साहब यानी गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक वाली स्थिति में है। और परी साहब जो हैं फिलहाल लग नहीं रहा है कि गब्बर साहब को सामने टिक पाएंगे। बिल्कुल, हालांकि सट्टा बाजार की अगर हम बात करें तो सट्टा बाजार ने तो मतलब मामला गड़बड़ कर रखा है। आगे तो अगर ग्राउंड की बात करें राज भाई, तो ग्राउंड पे गब्बर इज बैक वाक्य में है और गब्बर ने एक पीछे बयान भी जारी किया था। बीजेपी को ही दिखा रहा है सट्टाबाज। अच्छा फिर ठीक है, मैंने ये कौन देखा था मैंने सोचा कांग्रेस का दिखा था कि कांग्रेस के निकाल। ये तो ये ऐसा है कि अभी पीछे एक आला कमान के कहने से दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। तो अनिल विज ने मुख्यमंत्री का ठोक दिया कतई दावा एकदम लटगाड़ के, और मैं बोले मुख्यमंत्री बनने के लायक हूँ। बिल्कुल है। देखो वैसे तो जितना अनुभव उनका है उस हिसाब से तो, लेकिन दिक्कत उनके साथ ये है कि वो बैकफायर वाला ना वो काम है। बोले नायक नहीं खलनायक, कुछ वो स्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन अंबाला में विज साहब यानी कि गब्बर यहाँ तो एक काम कर सका आप कि 100% अपर हैंड पे मतलब यहाँ तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि विज साहब की सीट में जैसे हुड्डा साहब की में कोई रोड़ा या दिक्कत परेशानी। मतलब पहले उड़ान देखना पड़ेगा अजीब जगह। उचाना में कौन ऊंचा है? उचाना में तो भाई साहब देवेंद्र, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से बताऊं ना तो इधर है ना ये ऐसे है मामला, ये बीजेपी ना ये कांग्रेस, ये बीजेपी। यानी आपके हिसाब से हाँ बीजेपी यहाँ बेहतर है? गणित बताऊंगा मैं जी। देखो राज भाई, वहां क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे, हमारा पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है वो, मैं जींद से हूँ। जींद का एक पड़ोसी हमारा सफेदों, एक पड़ोसी हमारा उचाना है। उचाना में क्या है कि एक तो क्या नाम है दुष्यंत चौटाला जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है। हालांकि वो अलग बात है, राजनीतिक गलियारों में जेजेपी का ग्राफ काफी डाउन बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी उधर से दुष्यंत चौटाला है, उधर से वीरेंद्र गोगड़िया है, उधर से ब्रिजेंद्र सिंह जो कि वीरेंद्र का छोरा है, चौधरी वीरेंद्र का छोरा, और उधर से एक आजाद उम्मीदवार खड़ा है, आजाद पहलवान, जिन्होंने किसान आंदोलन में काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो काफी मात्रा में किसान उनके साथ खड़े हैं। एक दिलबाग संडील है जो कि वो भी जाट कम्युनिटी से आवा है। तो ये आप हिसाब लगाओ भाई साहब, वहां पे जाट 5 तो मजबूत खड़े हैं और 5 वो मजबूत नहीं हो गए। अगर उनको डिवाइड होता है जाट वोट बैंक, और यहाँ पे सैनी और ब्राह्मण पूरी तरह से कोई इसमें नो डाउट। देखो भाई, हम जातिवाद को वो नहीं करते, लेकिन मजबूरी है कि हमने ये गणना करनी पड़े है। लेकिन भाईचारा जिंदाबाद है नहीं, वो तो हमेशा भाईचारा रहता है। एक चीज मैं यहाँ करेक्ट और भी कहूंगा, मैं अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ जब जातिगत समीकरणों की बात करते हैं, हिंदुस्तान में जहां जहां चुनाव होंगे जी, आप वहां से जातियों को और धर्म को बाहर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको लाने का काम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं सिर्फ वही नहीं करती है। अच्छा, राजनीतिक पार्टियां ही नहीं करती है, नेता ही नहीं करते, जनता भी करती है। जनता भी करती है। आप और हम भी जब वोट करने के लिए जाते हैं, सभी की बात नहीं करें, अधिकांश लोग जो हैं जाति धर्म को देखकर वोट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, हरियाणा का ही दे देते हैं कि ये स्पष्ट है कि इस बार जो जाट है एक बड़ा नंबर जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगा, बीजेपी के अगेंस्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगर हम धर्म पे आ जाए, नूह जिले की बात कर लेते हैं, 3 विधानसभा है और यहाँ पर आज तक कमल का फूल नहीं खिला है। आईएनएलडी भी जीती है, इनेलो जीती है वहां से, लेकिन कमल का फूल नहीं खिला क्योंकि हिंदू मुस्लिम वहां पर होता है। बिल्कुल होता है। तो इसलिए ये आप और हम भी करते हैं। तो ये तो आप चाहे ना चाहे, लेकिन वही वाली बात है, भाईचारा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। गणित के हिसाब से बता रहे हैं भाई, उचाना विधानसभा में हमारा गणित तो ठोक मजाक है कि बीजेपी ज्यादा ऊपर है। लेकिन मैं एक सवाल ही मैं आपसे यहाँ पर करता हूँ, करो जी करो, कि वर्गमूल का ना करिए बस। मैं इसी बात करता हूं कि जो मैंने थोड़ा सा भी समझा है, मैं गुरुग्राम में बैठा हूं, यहां अगर मैं सेंटिमेंट्स और बाकी सब चीजों को देखूं तो कहीं ना कहीं जात और धर्म से ऊपर भी जाता है, बहुत कम है। यहां अगर बात करें तो जाट कांग्रेस की तरफ पूरी तरह जाएगा ऐसा नहीं है। जाट ये भी देख रहा है कि कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन बाकी जब हम चलते हैं गुरुग्राम से फर्रुखनगर और बादगी और उस तरफ जब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वहां ये चीजें काम करती है। क्या ऐसा जो आपको लग रहा है कि जो नंबर ऑफ जाट कैंडिडेट्स हैं उचाना में, उनमें स्प्लिट होगा, बट जाएगा वोट? लेकिन क्या 2019 में जो जाटों को चोट लगी थी जेजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ बटकर, क्या उससे सबक नहीं लिया होगा? लेकिन एक बात बताओ भाई साहब,
उस समय ये ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी के साथ है। लेकिन इस बात को भी थोड़ा आप समझिए ना, अगर ये दल बदल वाली कहानी देखें तो लगभग से सभी नेताओं ने जो है इधर का आम और इधर का अमरूद सभी ने खा और चख रखा है, और अभी भी जहां मौका मिलता है वो रसमलाई खाने के लिए दौड़ लेते हैं। इस सीट को जो है चुनाव के बाद आप एक और डिबेट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड पर जो व्यक्ति रहता है उसके पास और डिटेल एनालिसिस विश्लेषण रहता है। तो यहाँ पर हमारे देसी पत्रकार धर्मू भाई के हिसाब से कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी थोड़ा अपर हैंड पर है, लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है कि कांग्रेस का यहाँ पर ठीक ठाक है। ये सट्टा बाजार का ये देसी ओपिनियन पोल है अपना, बिल्कुल। तो इसमें हर बात के लिए गुंजाइश है, कहीं किसी के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, चुनाव है, राजनीति में किसी भी संभावना को का खेल है, मान नहीं कर सकते। अब देखिए, अब ये आ जाइए गुड़गांव में, आ जाइए यहाँ चुकाने वाला चीज सट्टा बाजार। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये यही यहाँ पर फंसा हुआ जो पेज, जो इससे पहले हमने बात की थी कि गुड़गांव में पेज फंसा हुआ है। लेकिन सट्टा बाजार ने जो दिखाया है वो सिर्फ मुकेश शर्मा और मोहित ग्रोवर के बीच फाइट दिखाई है, लेकिन नवीन गोयल को आप कम नहीं आ सकते क्योंकि ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, अगर नवीन गोयल यहाँ पर 50+ या 40+ के आसपास वोट ले जाएंगे तो मुकेश शर्मा को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर 30 से नीचे रहते हैं तो फिर मोहित को नुकसान होगा और यहाँ पर बीजेपी निकाल जाएगी। लेकिन अब अगर ये नवीन 80 पे पहुंच गए, 80-85 पे अगर पहुंच गए तो फिर ये दोनों जो है देखते रह जाएंगे और निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल यहाँ से जीत जाएगा। ये ग्राउंड का वो है। तो जो उचाना के लिए जो बात थी वही मैं यहाँ ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक गणित गड़बड़ा रहा है, एक मोटा गणित। देखो आप फिर वही बात है, हालांकि इसमें कोई दो राय को नहीं के नवीन गोयल जो है काफी अच्छी उन्होंने मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय को नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, पिछले 5 साल से की। दूसरी बात यह है कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो ऐसा है कि जो उन्होंने कर दिखाया वो मैनिफेस्टो उनके पास पहले से किया हुआ एक मैनिफेस्टो होता है जो करेगा कोई भी विधायक बन के, एक होता है जो उन्होंने कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक गणित खराब हो रहा है भाई साहब। यहाँ जो नवीन गोयल है ना वो इसी से निकला हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने अपना जो कैडर तैयार कर रखा है, उन्होंने जो अपना संगठन तैयार कर रखा है वो बीजेपी में कराया, यानी कि बीजेपी से ही निकला हुआ होने के कारण यहाँ आप अगर 1/2 कर दोगे ना तो मोहित ग्रोवर बीचों बीच निकल सका है। देखिए नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ जो एकदम कांटे की टक्कर सट्टा बाजार भी दिखा रहा है दोनों कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, उसके पीछे कारण यही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिए, मोहित ग्रोवर के साथ क्या है एडवांटेज, एक कांग्रेस की टिकट है और दूसरा पंजाबी बिरादरी से होना। इसके अलावा तीसरा कोई भी ऐसा वो नहीं है जो मोहित ग्रोवर को विधायक बनाने का ये कहे फेस वैल्यू खुद भी नहीं है। बिल्कुल, 2019 में जरूर 48,600 के आसपास वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद गायब थे भाई साहब। तो ये एक चीज है। लेकिन अगर मुकेश शर्मा और नवीन गोयल की बात करें, इन दोनों ने लगातार मेहनत की है। मुकेश शर्मा ने विधानसभा से बादशाहपुर से चुनाव भी लड़ा 35,000, लेकिन उसके बाद ये गुरुग्राम में आ गए। तो ये चीजें है अभी। चलिए अब अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा है पानीपत की। तो यहां से मैं पानी पीऊं था जहां तो याद आ गया। हाँ, तभी याद आ गई। बोले पानीपत में पानी नहीं, पहाड़गंज में पहाड़ नहीं, दरियागंज में दरिया नहीं। हाँ जी। तो पानीपत से बुल्ले शाह है आपके निर्दलीय जो उम्मीदवार है जी। सट्टा बाजार के हिसाब से बुल्ले शाह जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं यहाँ। अच्छा जी हाँ, पानीपत सिटी में ये सट्टा बाजार का आंकलन है, ये हमारा आपका नहीं है। लेकिन सट्टा बाजार यहाँ पर ये बिल्कुल बुल्ले शाह निर्दलीय हैं ये। हाँ, फिर थोड़ा हमारा गणित देखो, मैं अभी जो दिखाया था मैंने बताया था बुल्ले शाह कोई बताया था। हाँ, बस लेकिन ये वो वीरेंद्र कुमार शाह हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अच्छा हाँ, लेकिन गणित जो मैंने बताया था ना वो बुल्ले शाह का ही बताया था जी। बस ये फर्क रह गया कि वो पार्टी का थोड़ा क्यों आंकड़े घने हो गए भाई साहब, क्या करें दिमाग। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गुंजाइश जो है वो जनता माफ कर देती है। लेकिन बिल्कुल हाँ, लेकिन जो है ना आप बुल्ले शाह है, इसमें कोई तो राय को नहीं। और एक चीज और, यहाँ देखिए बीजेपी थोड़ा सा बेटर पोजीशन में भी क्यों दिखी, इससे ओवरऑल अगर हरियाणा की बात करें, जो संघ का सपोर्ट है जो लोकसभा में नहीं था, अब विधानसभा में संघ का अंदर खाते पूरा सपोर्ट मिल चुका है। संघ का एक जो कार्यकर्ता जो समर्पित है वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए लगा हुआ है। लेकिन खैर पानीपत सीट की ये स्थिति है कि यहाँ पर बुल्ले शाह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं सट्टा बाजार के हिसाब से। ये बुल्ले शाह जो है ये
शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस से टिकट, शायद वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद चलते हैं हिसार, जिसकी बात आपने भी की थी जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो विधानसभा बनी हुई है। यहाँ से कमल गुप्ता जी, रामनिवास राणा कांग्रेस से, नाम कमल और चुनाव भी कमल ही है, लेकिन इस बार जो है ये कमल मुरझा सकता है कमल गुप्ता का, क्योंकि यहाँ सावित्री जिंदल ने पूरा का पूरा खेला कर दिया यहाँ पर। क्योंकि सावित्री जिंदल बीजेपी से टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिली। उन्होंने कहा मेरा ये आखिरी चुनाव है, बहुत सारी चीजें हैं मैं जो करना चाहती हूँ, और चुनाव तो मैं लड़ूंगी। और बेटे जो है वो देश की सबसे अमीर महिला है, लोगों की उम्मीदें भी भाई कुछ ना कुछ सरकार नहीं देगी, खुद से तो लगा ही देगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर 22-30 से सावित्री जिंदल एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है सट्टा बाजार के हिसाब से, कोई इसमें शक। बिल्कुल भाई, जितने भी दर्शक हैं एक बार फिर अपने कॉपी पेन खत्म हो गया और लिख दे रहे हो गिला है। और न्यू कैश कहेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा देसी ओपिनियन पोल, रिपोर्टर जी और संसार क्रांति का साझा कार्यक्रम। जी बिल्कुल जी। और चलिए अब आगे बढ़े जी। इसके बाद डब्बाली चलते हैं। डब्बावाली, हाँ, डब्बे में बैठ के डब्बाली आ गए हम लोग। बलदेव सिंह मांगियाना बीजेपी के उम्मीदवार है, अमित चिहाग चौटाला जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो सट्टा बाजार के हिसाब से मजबूत नजर आ रही है जी, 40 से 50। हाँ, कोई आपको इसमें शक ना? यहाँ का देखो, जिस क्षेत्र की जानकारी ना होना तो फिर दमखम लगा के कोई बात कहना, यहाँ की जानकारी मेरे पास नहीं है, सीधी बात है जी। नहीं, बिल्कुल जो है वो बताया जाएगा। यहाँ के काकड़े भी गिले वो छत पे रख रखे सुखाने के लिए, सूख जाएंगे तब आपके लिए डिटेल में लेके आएंगे, लेकिन चुनाव हो चुका होगा जी। अब आइए लाडवा। तो ये लाडवा जो है नायब सिंह सैनी को लाड दे के, हाँ बिल्कुल, यहाँ का जो गणित है, क्योंकि ओबीसी जो है वो काफी वहां पे बहुसंख्या में है। दूसरी बात चेहरा भी बड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है चुनाव। ऐसा नहीं है कि एक तरफा स्थिति में है बीजेपी के लिए, लेकिन सट्टा बाजार ये मान के चल रहा है कि यहाँ से जीत रहे हैं। और खैर जो हमारा भी अनुमान है, जो ग्राउंड पे रिपोर्ट और बाकी जो लोगों से बातचीत हुई है उसके हिसाब से नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव जीत रहे हैं। नंबर कितने कम ज्यादा होंगे वो अलग बात है भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे तो सीट भी पूरा विचार करके इनका कुछ ग्रह क्षेत्र छोड़ के तो ऐसी जगह पे सीट दी गई है जहां से जीतना 100% इनके लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक हो जाता है कि कोई मुख्यमंत्री तो हार गया, हाँ, मतलब सेनापति तो हार गया और सेना जीत गई, तो क्या करेंगे? काफी गड़बड़ होती है। तो अब चलिए आदमपुर चलते हैं। आदमपुर भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार है, बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जांगड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार है, और यहाँ पर 70-85 का, यहाँ भी मुझे सट्टा बाजार पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ भी मैं ग्राउंड पे गया हूँ और भव्य बिश्नोई की जो पोजीशन है वो काफी मजबूत पोजीशन है। यहाँ पे थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं दिखाया है बीजेपी को, लेकिन एक और थोड़ा सा यहाँ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब उपचुनाव हुआ था तब मैंने पूरा उस उपचुनाव को कवर किया, और मजे की बात बड़ी यहाँ ये थी कि मतलब एक बड़ा नंबर था। मैं हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ उस विधानसभा, लेकिन एक बड़ा नंबर था जिसके पास जाओ आप समझिए कोई अच्छी बात नहीं कर रहा था भव्य और कुलदीप बिश्नोई के लिए। नाराजगी ऐसी नाराजगी थी, आप समझिए जो शब्द निकल रहे थे ना उनके मुंह से वो कुछ अच्छे से नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ और सिर्फ कि भजनलाल का परिवार है इसलिए एक आपने कहावत भी हरियाणा में बोले दादा ले पोता बरता। हाँ, तो वही हो रहा है कि विरासत, हाँ, विरासत दादा और पोते की, और ऐसे बंसीलाल परिवार को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल। और जो जिस तरह से तोशाम में अनिरुद्ध है और दूसरी तरफ श्रुति है, आप समझिए, तो वहां पर भी विरासत की लड़ाई चल रही है। देखो ना, मतलब बहन भाई आमने सामने तो वहां भी कांटे की टक्कर है, लेकिन श्रुति काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन वहां जाट वोटर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कहाँ जाएगा? मतदाता भी तो दिमाग घूम गया ना उनका, कि भाई कमल पीछे तो कमल दिख रहा है, सामने श्रुति दिख रही है, तो कंफ्यूज हो गया एकदम से। तो वो दिमाग एकदम से ब्लास्ट है कि भाई श्रुति को देख करे तो क्या करे, वो स्थिति है। तो आदमपुर में बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति है यहाँ पर कि ये सीट आदमपुर वाली आसानी से निकल जाएगी। अब चलते हैं एलनाबाद। एलनाबाद में 100% मान के चलिए भाई जीत रहा है, लेकिन सट्टा बाजार तो यहाँ भी गड़बड़ दिखा रहा है, लेकिन फिर भी उस गड़बड़ में जीत पता नहीं है, शायद सट्टा बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता। हाँ, क्योंकि ये वाले जो गली थे ना जहाँ फंसा हुआ पे, सट्टा बाजार की गलियां शायद इनको पूरी खंगाली नहीं होनी।
लेकिन फिर भी सट्टा बाजार जो है ऐलनाबाद में अभय चौटाला की जीत यहाँ पर दिखा रहा है। और अमीर चंद मेहता बीजेपी से और भारत सिंह बेनीवाल जो है वो कांग्रेस से है। दोनों के सामने अभय सिंह चौटाला काफी मजबूत स्थिति में। आप थोड़ा सा इसको ये समझिए, इस नंबर को आप इस तरह से भी देखिए कि जो जीत और जीतने का जो मार्जिन है वो शायद कम रहे। नहीं, एक वही मैं इसी पे आना चाह रहा था राज भाई। याद करो जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन के अंदर पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया। बिल्कुल था, त्याग पत्र दिया और उसके बाद वहां पे बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन में अभय चौटाला जीत तो जरूर गए, लेकिन मामला टाइट था। इसीलिए सट्टा बाजार ने ये दिखाया है कि जब वो जो सेंटिमेंट से आप समझिए कि वो उसके बावजूद भी इतना टफ कर दिया था, सम्मानजनक परिणाम नहीं आ पाए थे, तो वो कुछ भी हो सकता था। सांसें फूल गई थी, तो इसी वजह से ये आंकड़े इस तरह के आए हैं। चौटाला ने वो डिसीजन ले तो लिया था, लेकिन वो गले की फांस बन गया था कि यार ये काम तो बड़ा भारी कर लिया, मतलब आदमी जाए और क्या करे समझ नहीं आए। यहाँ पर अब आप देखिए गोपाल कांडा साहब जो है, ये कांडा का माहिर है। हाँ, और इसको जो है ना सपोर्ट जो हासिल है इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है गोकुल वो इसके साथ खड़ा है। लेकिन सट्टा बाजार यहाँ थोड़ा सा उल्टा कह रहा है कि कांग्रेस उसके हिसाब से यहाँ मजबूत दिख रही है। अब अगर इनेलो बसपा गठबंधन बीजेपी का साथ, बढ़िया वोट बैंक, सारे ब्राह्मण और सैनी वोट, और अगर ये सारे फैक्टर्स भी अगर गोपाल कांडा को नहीं जिता पाए तो फिर आप समझिए कि राजनीति बिल्कुल भाई बेसिक स्क्रीनशॉट ले लियो भाई। ये ऐसे है सिस्टम अपर पे है। नहीं बिल्कुल हाँ, और सट्टा बाजार को जरूर लगता है, लेकिन जितने फैक्टर्स गोपाल कांडा ने अपने लिए इकट्ठे कर लिए, मतलब साम दाम दंड भेद नोट वोट सोट सब कुछ लगा दिया भाई ने यहाँ पर। आप समझो बीजेपी का कैंडिडेट उसका नॉमिनेशन वापस करा लिया। निर्दलीयों के तो समझ में आ रहे थे, लेकिन उसका ही जो है वो वापस करा दिया। ये अपने आप में था, ये तो बड़ी चीज है, बड़ी बात। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा गाड़ी को घुमाते हैं। कितने आगे जाओगे भाई? हरियाणा तो बाहर निकल भाई, हरियाणा तो बाहर ना जाइए ना, ये हरियाणा में रहना है। आगे दिल्ली में भी इलेक्शन है, दिल्ली का नहीं मुंह कर लियो कदे। नहीं, हरियाणा निपटाने के बाद फिर दिल्ली का करेंगे, अभी इसको निपटाएंगे। तो शाम की भी बात कर ही रहे थे हम, तो शाम का जिक्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो भाई बहन है वो आमने सामने खड़े हुए हैं। और तोशाम से श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी दोनों ही बंसीलाल परिवार से हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दावा बंसीलाल की जो विरासत है उसको लेकर चलने का बहुत बड़ा और मजबूत रहा है हमेशा, यहाँ उतना कभी दिखा नहीं है। अच्छा, एक बात और है राज भाई, जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें श्रुति चौधरी या इस परिवार ने जो है वो लोकसभा में एक तरह से बहिष्कार सा कर रखा था कांग्रेस का। यानी कि उसी समय पलटी अंदर से तो मार ली थी, बस बाहर का दिखावा बाकी रह रहा था। तो वो जो जितना नुकसान, जैसे डॉक्टर अशोक तंवर कभी कांग्रेस में होके जितना नुकसान कांग्रेस का कर गया ना, बाहर रह गए इतना नुकसान नहीं कर पाए। तो वो इसी तरह से जो है जो श्रुति चौधरी है, जब तक अंदर रह के जो नुकसान कर गया ना, अब शायद कम डैमेज करेगी ये कांग्रेस को। लेकिन अब खुल के कलियर आगे आके श्रुति चौधरी का कद जो है वो कम नहीं आकिया जा सकता। नहीं, वो देखिए बिल्कुल, और किरण चौधरी का साथ है, और इतना ही नहीं, सिर्फ तोशाम नहीं, आसपास की भी 6-7 ऐसी विधानसभा है जहां इनका प्रभाव है, क्योंकि बंसीलाल की जो लेगेसी को लेकर चल रहे हैं उसका एक बड़ा फर्क। और सट्टा बाजार भी यहाँ पर बीजेपी यानी श्रुति चौधरी को अपर साइड पर दिखा रहा है, तो यहाँ से भी जो है एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए है। भिवानी से बात कर लेते हैं जी। भिवानी से जो सीपीआई, मैं कई बार ये छोटे छोटे नाम मिस कर जाता हूँ, तो यहाँ पार्टी, हाँ, तो यहाँ पर ओम प्रकाश है और घनश्याम शराफ यहाँ पर है जी। लेकिन यहाँ पर एक तरफा जो है वो बीजेपी सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। ये तो बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि गठबंधन में, अच्छा हाँ, कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में इस सीट पर ओम प्रकाश जो है वो है और बीजेपी से घनश्याम शराफ है, और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी जो है अपर हैंड दिख रही है, मतलब एक तरफा यहाँ पर जीत की तरफ जाती है। यानी इसका मतलब न्यू कैश राज भाई के घनश्याम शराफ ने कुछ काम कराया है तभी एंटी इनकम्बेंसी उस चीज का उतना असर नहीं, और कई बार के विधायक भी जो है वो रह चुके हैं जी। अब लोहारू चलते हैं। जेपी दलाल साहब बीजेपी से हैं, राजवीर सिंह कांग्रेस से है लोहारू में, लेकिन यहाँ ये सट्टा बाजार टेंशन दे रहा है, इनको टेंशन दे रहा है। और ये टेंशन मेरे को मेरा अपना देसी जो ओपिनियन पोल है, संसार क्रांति का ओपिनियन पोल, या फिर रिपोर्टर जी आप
थोड़ा आपने बताया, क्योंकि ये मामला थोड़ा टेढ़ा है। देखो जिस तरह, हाँ, मेरे को इसमें लग रहा है कि जो जेपी है यानी कि जयप्रकाश दलाल, इनकी जो कुछ ऐसी नीतियां थी, क्योंकि मैं भी एक दो मेले इनके जो कृषि से संबंधित थे उनमें मैं शामिल रहा हूँ, तो वहां के जो किसान वो काफी खुश हैं इनसे। हालांकि पूरे हरियाणा लेवल पर अगर आप जिक्र करा तो काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकल लोहारों की जो जनता है वो जेपी दलाल से काफी सेटिस्फाई है। कई जगह पानी जहां नहीं था वहां पानी पहुंचाने का काम, मतलब मैं ये नहीं सोचे कोई हूँ तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वहां हम गए हैं ग्राउंड पे, तो इनका जो जहां तक मेरे को लग रहा है कि अपर ग्राफ अपर जाना चाहिए। देखिए लग ऐसा हमें भी रहा है कि जयप्रकाश जेपी जो निकाल सकते हैं सीट, लेकिन जो बाकी जो समीकरण, जो बाकी जो फैक्टर्स है ना, वो कहीं ना कहीं इसलिए कांग्रेस को अपर साइड पे दिखा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो ठीक है, विधानसभा स्तर पर वो सब चीजें हुई, लेकिन फिर वही कास्ट फैक्टर आएगा, बाकी नाराजगी आएगी, किसान, जाट, खिलाड़ी सब यहाँ पर आएगा। एक बात है ना, एक बात और है राज भाई, दलाल साहब जो है खुद जाट कम्युनिटी से हैं, तो चाहे 10 की जगह 20-30 कुछ तो प्लस होगा इस वजह से, और नॉन जाट वोट वैसे आएंगे इनके पास, तो कुछ गणित यहाँ गड़बड़ा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस सीट को आप अनुकैस कांटे की टक्कर है यहाँ पर, लेकिन सट्टा बाजार कांग्रेस को यहाँ थोड़ा सा अपर साइड पे दिखा रहा है। कोसली की बात कर लेते हैं जी। कोसली से पूर्व मंत्री हैं जगदीश यादव, जो कि कांग्रेस की टिकट पर है। इन्होंने अनिल यादव जो है वो है बीजेपी से यहाँ पर है, और इन्होंने राव इंद्रजीत को जब ये जाटूसाना विधानसभा होती थी तब इन्होंने हराया था। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर बेटर स्थिति में दिख रही है, 65-80, यानी कि अनिल यादव के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस जो है इतनी बेटर भी नहीं है, ठीक ठाक है मामला, मतलब टक्कर दे रखी है। कारण ये है कि देखिए ये जो राव इंद्रजीत सिंह है उनका प्रभाव इस इलाके में अच्छा खासा है, और अगर उस प्रभाव का फायदा अगर पूरा वो दिलवाने में कामयाब हो गए तो अनिल डाहिनिया, अनिल यादव जो है वो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। लेकिन हर बार जो यहाँ से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला है उससे नाराजगी भी कोसली में है। 2014 में इन्होंने विक्रम ठेकेदार को बनाया, विक्रम यादव जो थे उनको बनाया, मंत्री भी बने, लेकिन उनकी टिकट काट दी। फिर लक्ष्मण यादव को ले आए, उनको यहाँ से उठाकर अब रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया, और अब जो है अनिल यहाँ पर है। कोई ना कोई गणित में उलझे रहते हैं। हाँ, तो ये ऐसे उसमें उलझे रहते, तो इसीलिए जो है यहाँ की जनता थोड़ा सा बीजेपी को लेकर या बीजेपी कैंडिडेट को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं, और इसीलिए सट्टा बाजार जो है वहां दिखा रहा है। लेकिन मुकाबला ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से एक तरफा है जी। कलानौर की बात कर लेते हैं। कलानौर काफी फेमस। हाँ, तो यहाँ से रेणु डाबला है बीजेपी से, शकुंतला खटक जो है वो कांग्रेस से, लेकिन यहाँ देखिए एक तरफा, किंतु परंतु है ही नहीं यहाँ, क्योंकि 12 प्रत्याशी है ना। हाँ, 12 प्रत्याशी है शकुंतला, और मजबूत हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इन शब्दों से हम बचेंगे। कोई किसी को गलत लगे तो माफी चाहेंगे। 12 का मतलब वैसे भी हाँ, कद जो है उनका राजनीतिक कद काफी वो है। और कलानौर से जो है ये 10 से 15 का जो दिखा रहा है, मतलब एक तरफा है, मतलब साफ है जो सट्टा बाजार कह रहा है। शकुंतला खटक जो है सुरक्षित पूरी तरह से, यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। बादली की बात कर लेते हैं। जरवाड़ी गीता बुक्कल की सीट सुरक्षित है ना। हाँ, लगभग ठीक उसी। अब ओपी धनखड़ के लिए यहाँ बड़ी टेंशन है बादली में, एक बार फिर से जो है हार की कगार पर सट्टा बाजार, यानी कि ये बादल गरजेंगे और बिजली जो है ओपी धनखड़ पे पड़ेगी, और एक तरफा यहाँ पर कुलदीप वत्स की जीत यहाँ दिखा रहा है सट्टा बाजार कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बादली में, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ इस बार भी जो है पत्ता साफ होता दिख रहा है सट्टा बाजार। इनको बड़ा आश्वासन मिला हुआ है, जो कुलदीप वत्स हैं उनको डिप्टी सीएम तक का मतलब ये बड़ी मजेदार बात है। देखो इस पे बात करनी चाहिए। जो कांग्रेस ने, खासतौर से दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम की जो रसगुल्ले बांटे है ना कई जगह बांट दिए, फिर पॉसिबल भी है राजस्थान में जो पॉसिबल हुआ है, तो हरियाणा में लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा बांट दिए। जहां जिस मंच पे गए वहां कुछ ऐसे इशारे हो गए कि भाई तू एक काम करो, जिताओ उसको, भाई को डिप्टी सीएम मैं बनाऊंगा। वर्धन यादव की बात करें, इधर से कुलदीप वत्स की बात करें, मतलब वो काजू कतली वाला हिसाब नहीं था। भंडारे के हलवे की तरह बांट दिया। मंत्रालय का कमिटमेंट करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान लगता है। अब जो आप बात कर रहे थे झज्जर से गीता बुक्कल की, बिल्कुल सट्टा बाजार एकदम साफ दिखा रहा है। हाँ, कप्तान बिरधाना जो है वो कहीं नहीं है गीता बुक्कल के सामने, झज्जर से सट्टा बाजार के हिसाब से एकदम। एक बात और है राज भाई, जहां सुरक्षित सीट है कांग्रेस की, वहां बीजेपी ने किसी बड़े चेहरे को दाव पे नहीं लगाया। हाँ, ये खास बात है। ओपी धनखड़ भी रिटायर कर रखे थे, वो तो देखिए
उनको तो एकदम खुड्डे लाइन लगा रखा था। वो बस इसीलिए बस चलो भाई तो चुनाव ही लड़ ले, और नहीं वो तो एकदम से खुड्डे लाइन लगा रखा था। हाँ। और उसके पीछे कौन कौन लोग थे ये आप जानते ही हैं। खैर वो चर्चा का विषय नहीं है। बादुगढ़ में दिनेश कौशिक और राजेंद्र सिंह जून दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस हल्का सा अपर साइड पे जरूर है, लेकिन मुकाबला एकदम काटेगा। यहाँ पर अगर कहें नेक टू नेक जैसी फाइट दिख रही है। सट्टा बाजार की निगरानी में जो है वो शीला नफे सिंह राठी नहीं चढ़ पाई, और क्योंकि उसका जो जन सलाह जो कार्यक्रम हमने देखे हैं अभी पीछे, जब क्या नाम अभय सिंह चौटाला आए थे, तो कार्यक्रम के बाद उनके उसमें था आवाज नहीं हाँ, जी सब ठीक है। तो कार्यक्रम जिस तरह एक तो होता ना रैली, जो उनका सब्जी मंडी में कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद जो है लोगों का हुजूम शीला नफे सिंह राठी के साथ चलना, इस बात की तरफ इशारा कर है। तो अभी वो कहीं यही तो इसलिए नहीं है कि इसलिए कांग्रेस और बीजेपी फंसी हुई है यहाँ पे। बिल्कुल यह मुकाबला नहीं कह त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, लेकिन एक के बाद जो है वो दिख रहा है कि इन दोनों के पेच फंसा दिए यहाँ। बिल्कुल महम में आ जाते हैं बलराम डांगी साहब और दीपक हुड्डा साहब, यहाँ बीजेपी से, बलराम डांगी साहब कांग्रेस से। यहाँ भी बीजेपी ने पूरा गणित फैला के न्यू हिसाब लाया है। अभी कांग्रेस अपर पे है तो बड़ा चेहरा खराब ना करो, तो दीपक हुड्डा खड़ा किया। और यहाँ पर कांग्रेस जो है सट्टा बाजार के हिसाब से बिल्कुल ये जीतती दिख रही है। ये हमने सट्टा बाजार का ये गणित ठीक लग गया। तो ये अभी तक की जो हालांकि बलराज कुंडू है, तो बलराज कुंडू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और काफी मतलब जो है ना वहाँ का मैम का नामी ग्रामी चेहरा है, अलग से पार्टी बनाई है, तो उस हिसाब से मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय भी उसका है। तो काफी चलिए, तो ये कुल मिला के लगभग हरियाणा की तमाम विधानसभाओं का एक गणित था। सट्टा बाजार से लेकर जो देसी पत्रकार है हमारे धर्मू और हम लोग भी जहां जहां ग्राउंड पर गए हैं, वहां किस तरह के समीकरण है, किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के हालात बन रहे हैं, उसके आधार पर ये नतीजे थे। खैर जनता तय करती है और 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कौन विधायक बन रहा है और किसकी काट खड़ी हो रही है। तो राज भाई पसीने काट दिए ना, पसीने तो काट दिए। मैंने न्यू को नहीं बेरा के बता दिया। मैंने नहीं बेरा किसकी सरकार बनाएगी, किसकी गिरेगी। तो इस बार सरकार तो जनता बनाएगी। हाँ, मोटा मोटी जो आंकलन है 10 से 15 निर्दलीय, लगभग जो ओवरऑल जो निचोड़ रिगड़ का आया है 10 से 15 निर्दलीय की मतलब इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है। और लगभग 6-7 सीटों पे इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है। बाकी में कांग्रेस और बीजेपी है, हम बता दिए भाई कमेंट करके, कमेंट लेने का वादा किया था अपन। चलिए कुछ एक कमेंट ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अरुण रेड्डू धर्मू भाई बीजेपी आएगी और क्या लिख दिया इसने, गठबंधन में। अच्छा, अरुण रेड्डू ने कहा है भाई गठबंधन में आएगी। अच्छा, राम राम ज्यादा रही सभी दर्शकों की भाई, राम राम बिल्कुल दिल से सभी को। बहुत सारे दर्शकों ने राम राम कही और आप सबको भी राम राम रहेगा पूछ रहे हैं भाई। जीन तो बता तो था बिल्कुल, तो हम कॉपी पेन लेकर बैठो। जीन में नेक टू नेक मामला है और भी कई सारे कमेंट जो है दर्शकों के अलग अलग अंदाज में आए हुए हैं। कोई बीजेपी को आगे दिखा रहा है, कोई कांग्रेस को दिखा रहा है। तो ये तमाम देखिए जाहिर सी बात है, जब चुनाव है तो लोगों के अपने भी सेंटिमेंट्स है जो जिसके साथ लगा हुआ है। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ वो देखने को भी मिलती है। बावल से बीजेपी बता रहे हैं, अम्बाड़ा से पूछ रहे हैं, पता नहीं बता रहे हैं। जो दर्शक हैं वो भी कमेंट कुछ गोलमाल भाषा में कर रहे हैं, गुआने की जलेबी की तरह। चलो खैर, तो भाई जितने भी दर्शक जो है इस कार्यक्रम में जुड़े उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आंकड़े कांकड़े जोड़ के जोड़ा संगोड़ी करके तो हम भी बताइयो कि नितिन अहलावत साहब भी ने भी अभी कमेंट किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है इनका भी। इनके हिसाब से कांग्रेस आ रही है। अच्छा, हाँ, तो रास्ता खाली करो बीजेपी वालों, कांग्रेस आ रही है। चलिए, ये थे देसी पत्रकार धर्मू संस्कार। मैं हर बार नाम भूल जाता हूँ। संस्कार तो भाई साहब, संस्कारों के लिए तो काम करना पड़ेगा। तो अच्छे संस्कार वाले जो संसार क्रांति है जी। और रिपोर्टर जी का संयुक्त जो है ये आंकलन था। बाकी तो खैर आप जनता जनार्दन है, आप डिसाइड करेंगे, आप तय करेंगे किसकी सरकार बना रहे हैं और इस बार किसे सरकार से बाहर बैठा रहे हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संसार क्रांति को लाइक करें, कमेंट्स करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और इसी तरह से रिपोर्टर जी को भी आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सवा शेयर करें, गब्बर शेयर करें, कमेंट करें। और भाई इसीलिए हमने जो टाइटल दिया था, क्योंकि अब तक तो थी नेताओं की बारी, अब है जनता की बारी। और कौन पड़ेगा किस पर भारी।
चलिए चलो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं छोटे से नमस्कार, ब्रेक के बाद। राम राम।